नमस्कार, मैं डॉक्टर पतंजलि मिश्रा वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूँ। आज के इस वार्ता में हम लोग रिलायबिलिटी के विभिन्न प्रकारों के बारे में जानने और समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि पिछली वार्ता में हम लोग समझ चुके हैं कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी कोफिशिएंट क्या है और लॉजिकल मीनिंग या डेरिवेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ रिलायबिलिटी के बारे में भी समझ चुके हैं। मूलतः यदि रिलायबिलिटी के टाइप्स के बारे में बात करें हम लोग, तो कुल मिला जुला कर 5 प्रकार के रिलायबिलिटी के टाइप्स जो है हमें समझ में आते हैं। ये प्रकार हैं इक्विवेलेंसी, स्टेबिलिटी, इंटरनल, इंटररेटर और इंट्रारेटर। इन 5 प्रकार के रिलायबिलिटी को जानना और समझना ज़रूरी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि टेस्ट या रिसर्च के ऑब्जेक्टिव के हिसाब से हम लोग टूल बनाते हैं और उस टूल के मुताबिक हम लोग रिलायबिलिटी इस्टेब्लिश करते हैं कि किस प्रकार के टूल में किस प्रकार की रिलायबिलिटी इस्टेब्लिश की जानी आवश्यक है। इक्विवेलेंसी, जैसा कि साफ बात समझ में आ रही है कि इक्विवेलेंसी जो होती है वो द एक्सटेंट टू विच 2 आइटम्स मेजर आइडेंटिकल कॉन्सेप्ट्स एट एन आइडेंटिकल लेवल ऑफ डिफिकल्टी। यह एक ऐसा एक्सटेंट है, एक ऐसी मात्रा है जिसमें कि 2 आइटम्स जो हैं वो आइडेंटिकल कॉन्सेप्ट्स को मेज़र करते हैं और ख़ास बात यह होती है इसमें कि डिफ़िकल्टी लेवल भी दोनों का वो लगभग आसपास का होना चाहिए। तो इस प्रकार की रिलायबिलिटी जब हम इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं या इस प्रकार की रिलायबिलिटी जब हम ज्ञात करने की कोशिश करते हैं तो उससे इक्विवेलेंसी रिलायबिलिटी की संज्ञा दी जाती है। दूसरा प्रकार जो है वो है स्टेबिलिटी रिलायबिलिटी, स्थिरता से संबंधित विश्वसनीयता। समटाइम्स वी कैन कॉल इट टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी। इसे हम लोग परीक्षण और पुनर्परीक्षण रिलायबिलिटी के नाम से भी जानते हैं। और इसमें खास बात जो होती है वो ये होती है कि ये एक ख़ास समय अंतराल पे उस इंस्ट्रूमेंट की रिलायबिलिटी को ज्ञात किए जाने पर बल देता है। ये एक तरीके से हम समझ सकते हैं इसको कि ये टेम्पोरल रिलायबिलिटी या टेम्पोरल कंसिस्टेंसी इसमें एस्टैब्लिश होती है और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह एक स्टेबिलिटी का पैमाना है, ये एक संगति का पैमाना है। तीसरी खास जो बात होती है स्टेबिलिटी रिलायबिलिटी में वो ये होती है कि ये स्थिरता को डिटरमाइन करता है। मतलब टू डिटरमाइन स्टेबिलिटी a measure or test is repeated on the same subject at a future date। मतलब एक ही प्रकार के सब्जेक्ट पे या एक ही सब्जेक्ट पे हम लोग समय अंतराल का ध्यान रखते हुए 2 बार इसको एडमिनिस्टर करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि टेस्ट का स्कोर जो प्राप्त हो रहा है उस टूल पे जो स्कोर हमें प्राप्त हो रहा है वो आसपास का है कि नहीं। इस प्रकार के रिलायबिलिटी को हम लोग स्टेबिलिटी रिलायबिलिटी कहते हैं। तीसरा जो प्रकार है रिलायबिलिटी इस्टेब्लिश करने का वो इंटरनल कंसिस्टेंसी है। इंटरनल कंसिस्टेंसी के बारे में जब हम डिस्कस करते हैं तो पहली बात जो समझ में आती है, द फर्स्ट पॉइंट विच वी कैन टेक इज द एक्सटेंट टू विच टेस्ट्स और प्रोसीजर्स एसेस द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स और स्किल और क्वालिटी। तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है इंटरनल कंसिस्टेंसी के लिहाज से। दूसरी बात जो निकल कर क्लियर कट हमारे सामने आती है वो ये है कि इट इज़ अ मेजर ऑफ द प्रिसाइजन बिटवीन द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन अ स्टडी। किसी भी एक अध्ययन में किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को जिसका इस्तेमाल कर रहे हैं वो कितना प्रिसाइज है, इस चीज़ को इंटरनल कंसिस्टेंसी देखता है और इस चीज़ को एड्रेस करता है। तीसरी बात जो है वो ये है कि दिस टाइप ऑफ रिलायबिलिटी ऑफन हेल्प्स रिसर्चर्स इंटरप्रेट डेटा एंड प्रेडिक्ट द वैल्यू ऑफ स्कोर्स एंड द लिमिट्स ऑफ द रिलेशनशिप एमंग वेरिएबल्स। ये जो रिलेशनशिप होती है वेरिएबल्स के बीच में उसके लिमिट के संदर्भ में वैल्यू ऑफ स्कोर को ये प्रेडिक्ट करता है और समटाइम्स इट हेल्प्स इन इंटरप्रेटिंग द डेटा ऑल्सो। तो ये इंटरनल कंसिस्टेंसी की बात होती है। इंटरनल कंसिस्टेंसी से हम यह भी समझ सकते हैं कि ये विद इन द टूल कंसिस्टेंसी की भी बात करता है कि टूल के अंदर में कितनी कंसिस्टेंसी है, एक ही प्रकार के आइटम्स है कि नहीं। चूँकि यदि एक टूल इंटेलिजेंस मेज़र करने के लिए बनाया गया है
तो उसके आइटम्स में डिफ़िकल्टी लेवल क्या सिमिलर या आसपास है कि नहीं, इस चीज़ को जो टूल रेफ़र करता हो तो कह सकते हैं कि ये इंटरनली कंसिस्टेंट है। चौथी बात जो आती है वो इंटर रेटर रिलायबिलिटी की आती है। तो इंटर रेटर रिलायबिलिटी को जब हम समझने की कोशिश करते हैं तो हम सिंपली यह बात समझते हैं कि इंटर रेटर रिलायबिलिटी इज असिस्ट बाय द मेजरिंग ऑफ द एक्सटर्नल कंसिस्टेंसी ऑफ अ टेस्ट। ये इंटर रेटर रिलायबिलिटी जो है वो एक्सटर्नल कंसिस्टेंसी को, बाह्य स्थिरता को एसेस करने की प्रणाली है, एसेस करने का तरीका है। This also refers to the degree to which different raters give consistent estimates of the same behavior. यह भी बात करता है कि अलग अलग जो रेटर्स हैं वो कितना कंसिस्टेंट हैं एक ही बिहेवियर को, एक ही व्यवहार को एस्टिमेट करने में। यदि एक उदाहरण लें इसको समझने के लिए तो ये बात हमारे सामने हो सकती है कि यदि किसी कॉलेज का या किसी स्कूल का या किसी यूनिवर्सिटी का फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एसेस करने के लिए हमने टूल बनाया है, तो एक रेटर जो है, एक रिसर्चर जो है वो किस प्रकार के रेट्स देता है क्लासरूम की फैसिलिटीज़ पे, और दूसरा रेटर जो है क्या वो उसी के आसपास का रेटिंग करता है। तो इन दोनों रेटर्स के बीच यदि कंसिस्टेंसी है तो हम ये कह सकते हैं कि इस टूल की इंटर रेटर रिलायबिलिटी है। ये एक रिलायबल इंस्ट्रूमेंट इंटर रेटर रिलायबिलिटी के टर्म्स में माना जा सकता है। सामान्यतया इंटर रेटर रिलायबिलिटी जो है वो इंटरव्यूज़ के लिए या ऑब्जर्वेशन शेड्यूल्स के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड इंटर ऑब्जर्वर रिलायबिलिटी व्हेन रेफरिंग टू द ऑब्जर्वेशनल रिसर्चेस। जब भी हम ऑब्जर्वेशनल रिसर्चेस को रेफर करेंगे तो इस तरीके से ये इंटर ऑब्जर्वर रिलायबिलिटी के टर्म में भी समझा जा सकता है, इसे इंटर ऑब्जर्वर रिलायबिलिटी के टर्म में भी जाना जा सकता है। इन दिस व्हेन रिसर्चर ऑब्जर्व्स द सेम बिहेवियर इंडिपेंडेंटली एंड कंपेयर देयर डेटा एंड इफ द डेटा इज सिमिलर देन इट इज रिलायबल। जैसा कि मैंने स्कूल का उदाहरण या कॉलेज और यूनिवर्सिटी का उदाहरण लेके बताया कि जब दोनों रिसर्चर्स के डेटा को हम कंपेयर करेंगे और कंपेयर करने के बाद हमें लगता है कि ये आसपास का रिजल्ट है, तो हम कह सकते हैं कि ये एक इंटर रेटर रिलायबिलिटी इस टूल की है। अगला जो और आखिरी जो प्रकार है वो है इंट्रा रेटर रिलायबिलिटी का। इंट्रा रेटर रिलायबिलिटी जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि एक ही रेटर की को दो बार रेटिंग करके और दोनों की कंसिस्टेंसी चेक करने की बात समझ में आ रही है। तो इंट्रा रेटर रिलायबिलिटी से हम यह समझते हैं कि इंट्रा रेटर रिलायबिलिटी इन विच द सेम असेसमेंट इज कंप्लीटेड बाय द सेम रेटर ऑन 2 और मोर ओकेजन्स। एक ही व्यक्ति जो है दो बार डिफरेंट ओकेजन्स पे जब किसी चीज़ को रेट करे और रेट करने के बाद उन दोनों के बीच की स्कोर की कंसिस्टेंसी हम देखते हैं, तो इस प्रकार की कंसिस्टेंसी को हम लोग इंट्रा रेटर रिलायबिलिटी के नाम से जान सकते हैं। The rater's subsequent ratings are contaminated by the knowledge of earlier ratings. लेकिन इंट्रा रेटर रिलायबिलिटी की जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है वो ये होता है कि यदि कोई एक रेटर जो है एक बार इसने किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर लिया और जब दोबारा वो उस चीज़ को ऑब्जर्व करने जाता है तो पहले बार का ऑब्जर्वेशन जो है वो दूसरे बार के ऑब्जर्वेशन को प्रभावित करता है या उसको प्रभावित कर सकता है। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि इम्पोर्टेंस क्या है रिलायबिलिटी की, इसका महत्व क्या है। तो हम लोग ये जानते हैं कि इट इज़ अ क्राइटेरियन टू वैलिडिटी बिकॉज इफ़ यू आर नॉट मेजरिंग समथिंग प्रिसाइजली एंड कॉन्स्टेंटली यू डू नॉट नो इफ़ योर कंक्लूजन्स आर वैलिड। तो ये क्राइटेरिया है वैलिडिटी का, क्योंकि यदि आप किसी चीज़ को ठीक तरीके से, प्रिसाइज तरीके से, कंसिस्टेंट तरीके से नहीं मेज़र कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप यह बात भी समझ रहे हैं कि इसका कंक्लूज़न वैलिड होगा या नहीं होगा, इस पे संदेह हो सकता है। और दूसरी जो बात रिलायबिलिटी के महत्व के संदर्भ में कही जा सकती है कि वो ये है कि इट शुड नॉट बेस डिसीजंस ऑन टेस्ट स्कोर्स दैट आर नॉट रिलायबल। मतलब यदि टेस्ट स्कोर्स, ऐसे टेस्ट स्कोर्स जो कि रिलायबल नहीं हैं, तो हमें उसके आधार पर डिसीजन निर्धारण करने में समस्या आ सकती है या जो डिसीजन उसके बेस पे हम लेंगे वो डिसीजन ठीक नहीं हो सकता है।
अब हम बहुत कम समय में यह समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या तरीके हैं रिलायबिलिटी डिटरमाइन करने के। तो पहली चीज़ इस संदर्भ में जो बात आती है कि रिलायबिलिटी डिटरमाइन करने के तरीके पे जब हम सिलेक्शन ऑफ ए मेथड पे बात करते हैं एस्टिमेट करने के रिलायबिलिटी पे, तो वो निर्भर करता है कि जिस टेस्ट की रिलायबिलिटी हम इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं उसका नेचर, उसकी प्रकृति किस प्रकार की है। मेजरली हम लोग 5 तरह से रिलायबिलिटी को मेजर करते हैं। पहला है जो कि बहुत पॉपुलर भी है, टेस्ट रीटेस्ट मेथड। दूसरा जो है वो पैरेलल फॉर्म्स मेथड। तीसरा जो है वो स्प्लिट हाफ मेथड्स। चौथा जो है रैशनल इक्विवेलेंस मेथड। और पांचवा जो है हॉयट्स रिलायबिलिटी के नाम से जाना जाता है। एक बार हम लोग बहुत ब्रीफ में देखेंगे कि रिलायबिलिटी कंप्यूट किए जाने के, रिलायबिलिटी एस्टिमेट किए जाने के जो मेजर तरीके हैं उनकी एक समरी समझने और देखने की कोशिश करेंगे। तो यदि हम पहली बात करते हैं टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी की, तो इसमें जो है हम यह बात समझ सकते हैं कि इसमें 2 सेशन होंगे और टेस्ट फॉर्म जो है वो एक ही प्रकार का होगा। एक ही प्रकार के टेस्ट को 2 सिचुएशन में हम लोग करते हैं जिससे कि उसकी टेम्पोरल रिलायबिलिटी, कालिक संगति जो है वो इस्टेब्लिश किए जा सके। और इसके लिए स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर जो आप करते हैं वो कोरिलेशन कोफिशिएंट का तरीका होता है। दूसरा जो है वो इक्विवेलेंट फॉर्म्स का है। समतुल्य 2 तरह के इसमें टेस्ट तैयार किए जा सकते हैं, या तो एक तरह का भी हो सकता है और नहीं तो सामान्यतया 2 तरह के टेस्ट जो है तैयार किए जाते हैं। और 2 टेस्ट फॉर्म जो है 2 होते हैं, टेस्टिंग सेशन 1 या 2 हो सकते हैं। और इसका भी स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर जो है वो कोरिलेशन कोफिशिएंट ही है। तीसरी प्रकार की जो रिलायबिलिटी है वो इंटरनल कंसिस्टेंसी है, जिसमें कि नंबर ऑफ टेस्टिंग सेशन केवल 1 होता है और नंबर ऑफ टेस्ट फॉर्म जो है वो भी 1 ही होता है। और इसके लिए जब हम निकालते हैं स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर, हम इसका देखते हैं तो यह कूडर रिचर्डसन फार्मूले से या कोफिशिएंट अल्फा से या कोरिलेशन कोफिशिएंट के स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर से एस्टिमेट किया जाता है। अब चौथा जो इंटर स्कोरर रिलायबिलिटी है, इसके लिए नंबर ऑफ टेस्टिंग सेशन जो है वो 1 ही होता है और नंबर ऑफ टेस्ट फॉर्म जो है वो भी 1 ही होता है। और इसको भी निकालने का तरीका जो है वो कोरिलेशन कोफिशिएंट ही है। अब तक हमने रिलायबिलिटी के विभिन्न प्रकार, उनके गुण दोष के बारे में हम लोगों ने चर्चा की है। अगली कक्षा में हम लोग रिलायबिलिटी निकालने के जो हमने रिलायबिलिटी के जो डिफरेंट टाइप्स बताए हैं, जैसे टेस्ट रीटेस्ट, पैरेलल फॉर्म, स्प्लिट हाफ, रैशनल इक्विवेलेंस या हॉयट्स रिलायबिलिटी, उसको एक एक को डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से रिलायबिलिटी एस्टिमेट की जाएगी। धन्यवाद।